रात के 2 बज रहे थे और विराट मेघालय और असम बॉर्डर के बीच पड़ने वाली किश्नोई नदी पार कर रहा था। दूर दूर तक अंधेरा छाया हुआ था। एक गहरे सन्नाटे ने किश्नोई नदी को घेर के रखा हुआ था और उसी नदी के ऊपर काले बादल मंडरा रहे थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वह बरसने वाले हैं। नदी में घुटनों तक पानी था, जो धीमी रफ्तार के साथ बहे जा रहा था। विराट के एक हाथ में मोबाइल का टॉर्च था तो दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल। विराट पैदल पैदल मोबाइल के टॉर्च की रोशनी के सहारे नदी पार कर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। विराट फोन उठाते हुए कहता है, हाँ वंदना बोलो। कहाँ तक पहुँचे आप जी? किश्नोई नदी तक पहुँच गया हूँ वंदना। बस ये किश्नोई नदी पार करी और फिर किश्नोई नदी का नाम सुनते ही वंदना घबराते हुए कहती है, क्या क्या कहा? किश्नोई नदी पार कर रहे हो आप? और नहीं तो क्या। अब तुम्हें तो पता ही है कि बंगलामुड़ा गांव से रोगंग कामुचा गांव जाने का मात्र एक ही यही रास्ता है, और वो भी नदी पार करके जाना पड़ता है। आपको इतनी रात में वापस नहीं आना चाहिए था। ग्रेवयार्ड कोठी में ही रुक जाना चाहिए था। आपको पता है ना, नदी के पास वो घूमती है। वो घूमती है मतलब? आपको सब पता है, फिर भी आप जानबूझकर ऐसा बोल रहे हो ना। माँ जी ने बताया था ना कि नदी पार करते वक्त उसका नाम नहीं लेना चाहिए, वरना वो सच में आ जाती है। क्या वंदना, तुम भी ना, ये यक्षिणी वक्षिणी कुछ नहीं होती, समझी ना? आप नहीं मानते तो मत मानिए, पर मैं तो मानती हूँ ना। आप ना बस जल्दी से आ जाइए। हाँ वंदना, आ रहा हूँ, बस ये नदी तो पार कर लूँ पहले। अच्छा मैं रखती हूँ। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ भूल रही हो? मैं भूल रही हूँ? क्या भूल रही हूँ? यक्षिणी के बारे में याद रख सकती हो, लेकिन ये याद नहीं रख सकती कि आज हमारी शादी का सालगिरह है। गलती हो गई जी, माफ कीजिएगा। आपकी फिक्र में तो मैं भूल ही गई थी। अब भूल गई थी ना, तो उसकी सजा तो मिलेगी तुम्हें। सजा के लिए तैयार रहना। अच्छा, तो क्या सजा दोगे आप? तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें आज रात भर जागना पड़ेगा। आप भी ना कैसी कैसी बातें करते हैं आप। अरे अपनी पत्नी से ऐसी बात नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? ठीक है, आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। जल्दी आना। वंदना फोन कट कर देती है। विराट वापस से नदी पार करने लग जाता है। अभी विराट ने 1-2 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी उसको पायल बजने की आवाज सुनाई देती है। विराट को लगता है कि उसके पीछे से कोई लड़की भागते हुए निकली हो। पायल की आवाज सुनकर विराट जहां पर था वहीं पर रुक जाता है और पीछे मुड़कर देखने लग जाता है। जब वो पीछे मुड़ता है तो सिवाय अंधेरे के उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। ये वंदना बिना यक्षिणी का नाम लेकर मेरे मन में भी उसका वहम डाल दिया, और वही वहम डरा रहा है अब मुझे। और वैसे भी मैं तो खुद यक्षिणी से मिलना चाहता हूँ। बड़े चर्चे सुने हैं इसके, सुना है बड़ी खूबसूरत होती है। इतना कहकर विराट वापस से आगे बढ़ने लग जाता है। विराट मुश्किल से अभी 1-2 कदम चला ही था कि तभी उसे नदी के किनारे पर एक काला साया दिखाई देने लग जाता है। उस काले साये को देखकर विराट के कदम अपने आप थम जाते हैं। साये को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो विराट का ही इंतजार कर रहा था। साये के पास पायल के बजने की आवाज और चमेली के फूल की खुशबू आ रही थी। विराट के हाथ पैर कपकपाने लग गए थे। कहीं वंदना की बात सच तो नहीं थी? ये यक्षिणी तो नहीं? विराट उस साये को देखकर इतना डर गया था कि उसका पूरा चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था। विराट के हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। उसका दिल जोरों से धड़कने लग गया था। विराट अपने मोबाइल का टॉर्च उस काले साये पर मारने लग जाता है। जब उस टॉर्च की रोशनी उस काले साये पर पड़ती है तो विराट देखता है कि वो साया और किसी का नहीं
बल्कि एक लड़की का था। नदी के किनारे पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, जिसकी उम्र करीब 24 साल और लंबाई 5 फीट 2 इंच थी। उसकी लंबी सी गर्दन, गुलाबी से होंठ और खुले हुए बाल जो उसके कमर तक आते थे, उसका गोरा बदन, और उसी गोरे बदन पर उसने काली साड़ी पहन रखी थी। वो लड़की किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी मर्द उसका रूप देखकर अपनी हदों को भूलकर उसकी बाहों में मदहोश होना चाहे। वो लड़की अपने हाथ से इशारा करते हुए विराट को अपने पास बुलाती है। उस लड़की को देखकर विराट भूल गया था कि यक्षिणी जैसी कोई चीज भी होती है। विराट अपनी साइकिल को वहीं पर छोड़ देता है और जल्दी जल्दी उस लड़की के पास जाने लग जाता है, जैसे उसके बदन में कोई आग लग गई हो। विराट उस लड़की के पास जाकर उससे धीरे से पूछता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या नाम है तुम्हारा? नाम में क्या रखा है? जो रखा है काम में रखा है। वही काम जो तुम घर जाकर अपनी पत्नी के साथ करने वाले थे। तुम मुझसे आज रात भर जगाना चाहते थे ना? क्या तुम मुझे नहीं जगाओगे? उस लड़की की आंखों में एक नशा सा था, जिसे देखकर विराट सब कुछ भूल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके वश में आ गया हो। हाँ, क्यों नहीं। मैं तुम्हें आज रात क्या, कल परसों नरसों हमेशा जगा कर रहूंगा। कभी नहीं सोने दूंगा तुम्हें। इतना कहते ही विराट उस लड़की को अपने सीने से सटा लेता है और अगले ही पल दोनों नदी की रेत पर निर्वस्त्र पड़े हुए थे। दोनों के जिस्मों की गर्मी से रेत उनके शरीर पर चिपक गई थी। उस लड़की के बदन में से चमेली के फूलों की खुशबू आ रही थी। लड़की नीचे थी और विराट उसके ऊपर। विराट के माथे की पसीने की बूंद ये साफ जाहिर कर रही थी कि वो थक चुका था और उसके बदन की सारी ताकत खत्म होने वाली थी। पर उस लड़की का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके अंदर की प्यास अभी नहीं बुझी थी। विराट अपनी चरम अवस्था में पहुंचने वाला था और कुछ ही पल में वो उस लड़की के बदन पर ध्वस्त होने वाला था। तभी उसकी नज़र उस लड़की के वक्ष पर पड़ती है और वो देखता है कि उस लड़की के वक्ष पर धीरे धीरे झुर्रियां आने लग गई थी। उसके हाथ पैरों की नसें बाहर निकलने लग गई थीं। उसके बाल काले से सफेद होने लग गए थे। देखते ही देखते वह लड़की अचानक से बूढ़ी औरत में तब्दील हो जाती है। यह सब देखकर विराट की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। उसका गर्म बदन अचानक से ठंडा पड़ गया था। कौन हो तुम? मैं यक्षिणी, तेरी मौत। यह सुनकर विराट के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो झट से उससे दूर हटने लगता है। पर उसी वक्त यक्षिणी उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है और कहती है, अभी कहाँ जा रहे हो प्रियतम? मेरी प्यास अभी बुझी नहीं है। तुम तो मुझे कल परसों नरसों हर रोज जगाना चाहते थे ना? क्या हुआ? थक गए या डर गए मेरा असली रूप देखकर? वासना की प्यास में तो ये भूल गया कमीने की तेरी पत्नी वंदना तेरा घर पर इंतजार कर रही है और तू यहाँ पर मेरे साथ। तुम मर्द कभी एक स्त्री से प्यार कर ही नहीं सकते। तुम्हारी हवस कभी खत्म नहीं होने वाली। इतना कहकर यक्षिणी अपना हाथ विराट के सीने के अंदर घुसा देती है और उसी वक्त जोर से काले बादल गरजने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, जाने दो मुझे। विराट के शरीर का खून नाखूनों के सहारे यक्षिणी के शरीर में जाने लग जाता है। जैसे जैसे खून यक्षिणी के शरीर के अंदर जा रहा था, वो वापस से जवान होते जा रही थी। यक्षिणी वापस से अपने पुराने रूप में आ गई थी और विराट का शरीर सूख कर सफेद पड़ गया था। राम रोम राम रो, राम रोम राम रो। इतना कहकर यक्षिणी अपना खून से सना हाथ
विराट के सीने से बाहर निकालने लग जाती है। विराट अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि यक्षिणी के हाथ में विराट का दिल था जो सिकुड़ चुका था। यक्षिणी विराट का दिल लेकर गायब हो जाती है, ठीक उस तरह जिस तरह बारिश की बूंदें होती हैं। एक आदमी जो कि कोट पैंट पहना हुआ था, एक बंद कमरे में सफेद टाइपराइटर के ऊपर कहानी टाइप कर रहा था। उस आदमी ने बड़ा सा गोल चश्मा पहना हुआ था। कमरे के अंदर चारों तरफ बुक सेल्फ रखी हुई थी, जिनमें करीब 1000 से भी ज्यादा किताबें जमी हुई थीं। टेबल के ऊपर ही एक ऐश ट्रे थी, जिसमें कुछ आधी जली तो कुछ पूरी जली सिगरेट और ऐश रखी हुई थी। चलो, ये भाग तो पूरा हुआ। अब दूसरे भाग में वंदना अपने पति की मौत का बदला लेगी, साथ में यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाएगी और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाएगी। राइटर इतना कहकर एक सिगरेट जलाता है और उसके कश खींचते हुए अपने मोबाइल से किसी को फोन करने लग जाता है। हेलो जगदीश, वो मैं बोल रहा था कि कहानी तैयार हो गई है। अच्छा सर, आप हैं? क्या कहा आपने? कहानी तैयार हो गई? पर बुरा मत मानिएगा सर, ये बात आप मुझे सुबह भी बता सकते थे। इतनी रात में कॉल करने की क्या जरूरत थी? अरे 3 बज गए, इतनी रात हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला। मुझे तो लगा अभी 9-10 बज रहे होंगे। कोई बात नहीं सर, मैं समझ सकता हूँ। आप इतनी लगन के साथ कहानी लिखते हैं कि आपको वक्त का एहसास ही नहीं होता। वो तो होनी ही है सर, आखिर आपकी कहानी में जान होती है, इतनी जान कि सोए हुए मुर्दों को भी जगा दे और उनको भी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर दे। वैसे अभी जो कहानी आपने लिखी, उसका नाम क्या है? इस कहानी का नाम है यक्षिणी, एक डायन। सर, मैंने सुना है ये जो यक्षिणी है, ये आपके गांव के पास जो कृष्णोइंदी है वहां पर घुमा करती है और मर्दों के साथ वो सब, यानी वही सब करके उन्हें मार देती है। हाँ तो सर आपको डर नहीं लगता? ऐसा क्यों सर? मतलब ये कि यक्षिणियां बहुत अच्छी होती है, इतनी अच्छी कि दूसरों की खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाए। पर कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में अनेक लोक है, जिसमें देवी देवताओं, सुर असुर, राक्षसों का वास होता है। इन सभी लोकों की दूरी पृथ्वी से अलग अलग है। कहा जाता है कि इन सभी लोकों में विष्णु लोक सबसे ऊपर है और सबसे निचला लोक यक्ष यक्षिणियों और अप्सराओं का है, जो पृथ्वी से सबसे नजदीक है। जो लोक पृथ्वी के सबसे नजदीक है, उस लोक के देवी देवताओं की पूजा करने से वो देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लगातार ठीक दिशा और समय पर किसी मंत्र की साधना करने से उन देवी देवताओं तक तरंगें जल्दी पहुंचती हैं। यक्ष यक्षिणियों के लोक में से ही एक यक्षिणी द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर आई थी, जिसको एक अभिशाप मिला था। एक दूसरे लोक से पृथ्वी पर आई यक्षिणी को एक अभिशाप मिला था। आखिर क्या था अभिशाप और किसने दिया था? जानने के लिए सुनिए यक्षिणी।